हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी की दुनिया में उतरने वाले हैं। क्लास 12th की फिजिक्स में ये एक ऐसा टॉपिक है जहां हम अक्सर ऐसे बलों की बात करते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन आज हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इन अदृश्य संरचनाओं के पीछे के असली लॉजिक को डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे बहुत ही छोटे छोटे आवेश मिलकर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्रभाव पैदा करते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बस एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत होगी वैद्युत द्विध्रुव से, फिर हम द्विध्रुव आघूर्ण की गहराई में जाएंगे, इसके बाद वैद्युत फ्लक्स को समझेंगे और आखिर में परीक्षा के लिए सबसे ज़रूरी सूत्र और विमाओं का एक क्विक रिवीजन करेंगे। सब कुछ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और एकदम लॉजिकल होने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स की शुरुआत करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव। आपको पता है, भौतिकी के कई बड़े और जटिल नियम अक्सर बहुत ही छोटी सी ज्यामितीय संरचनाओं पर टिके होते हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है। जरा इमेजिन कीजिए, हमारे पास सिर्फ दो बिंदु आवेश हैं। दोनों का परिमाण मतलब उनकी ताकत एकदम बराबर है, लेकिन उनकी प्रकृति बिल्कुल उल्टी है। एक प्लस है तो दूसरा माइनस। और सबसे अहम बात, हम इन दोनों को एक दूसरे के बहुत बहुत करीब रख देते हैं। इस छोटी सी दूरी को हम 2L कहते हैं। बस समान आवेश, विपरीत चिन्ह और उनकी बीच की ये अल्प दूरी, यही मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। आप इसे एक बेहद छोटी सी अदृश्य बैटरी की तरह सोच सकते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि ये सिस्टम दिखता कैसा है, लेकिन साइंस में सिर्फ देखने से तो काम नहीं चलता ना। हमें चीजों को मापना भी होता है। यहीं पर एंट्री होती है आघूर्ण यानी मोमेंट की। तो सवाल ये है कि ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण असल में मापता क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये इस पूरे द्विध्रुव सिस्टम की ताकत को मापता है, और इसे निकालने का तरीका बहुत ही सीधा है। द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से बस किसी एक का परिमाण लीजिए और उसे उनके बीच की उस छोटी सी दूरी से गुणा कर दीजिए। एकदम सिंपल। और अगर इसे फॉर्मूले के रूप में देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। P = Q × 2L। यहाँ P हमारा द्विध्रुव आघूर्ण है, Q आवेश है और 2L उनके बीच का गैप है। ये फॉर्मूला दिखने में भले ही छोटा हो, लेकिन सच मानिए, आगे चलकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहुत बड़े बड़े डेरिवेशंस इसी पे टिके होते हैं। ठीक है, अब इस छोटे से सिस्टम से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। अब बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स की। यहाँ हम यह देखेंगे कि ये वैद्युत क्षेत्र जब बड़ी सतहों से टकराते हैं तो क्या होता है। इसे कुछ ऐसे विजुअलाइज करते हैं। मान लीजिए एक खुली खिड़की है और हवा बिल्कुल सीधी उसके आर पार बह रही है। वैद्युत फ्लक्स का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस हवा की जगह यहां अदृश्य वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। किसी भी सतह से बिल्कुल 90 डिग्री पर यानी अभिलंबवत गुजरने वाली इन रेखाओं की कुल गिनती को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। है ना एकदम आसान। अब इस फ्लक्स की दिशा भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। अगर ये बल रेखाएं किसी पॉजिटिव सतह से बाहर की ओर निकल रही हैं तो हम इसे धनात्मक फ्लक्स कहते हैं, और अगर यही रेखाएं किसी नेगेटिव सतह के अंदर जा रही हैं तो वो ऋणात्मक फ्लक्स हो जाता है। बाहर जाना मतलब पॉजिटिव, अंदर आना मतलब नेगेटिव। इसे इस तरह से याद रखना काफी मददगार होता है। लेकिन असल दुनिया में चीजें हमेशा बिल्कुल सीधी तो नहीं होती। बल रेखाएं सतह से किसी भी एंगल पर टकरा सकती हैं। तो हम सटीक गिनती कैसे करेंगे? इसके लिए फॉर्मूला है phi, मतलब phi = E × A × cos θ। यहां ये जो cos θ है ना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उस झुकाव, ये एंगल को फॉर्मूले में एडजस्ट कर देता है ताकि हमें बिल्कुल सही वैल्यू मिल सके। इस फॉर्मूले के हर एक हिस्से को अच्छे से समझ लेना चाहिए ताकि न्यूमेरिकल्स में कोई गड़बड़ ना हो। फाई फ्लक्स है, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ए वह क्षेत्रफल है जिससे रेखाएं गुजर रही हैं, और थीटा, यहां बहुत लोग गलती करते हैं। ये कोण सतह और वैद्युत क्षेत्र के बीच का नहीं है, बल्कि सतह के अभिलंब यानी नॉर्मल और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है। इस छोटे से डिटेल को हमेशा याद रखिएगा। चलिए, अब हम अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस हिस्से को अपना चीट कोड मान लीजिए। ऑब्जेक्टिव सवालों के लिए ये सेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत फ्लक्स की सभी अहम बातों को आमने सामने रख दिया है। आप इसे एक परफेक्ट स्क्रीनशॉट मोमेंट समझ सकते हैं। दोनों की तुलना एक ही जगह पर है, जिससे कंफ्यूजन का कोई स्कोप ही ना रहे। सबसे पहले मात्रक यानी यूनिट्स की बात करते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण का यूनिट कूलॉम मीटर होता है,
लेकिन ध्यान रखिए, एग्जामिनर्स को इसका दूसरा नाम डिबाई पूछने में बड़ा मजा आता है। और फ्लक्स का मात्रक वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या फिर इसका एक और बहुत ही कॉमन यूनिट है वोल्ट मीटर। एक और जगह जहां अक्सर सिली मिस्टेक्स होती हैं वो है इनकी भौतिक प्रकृति। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश यानी वेक्टर राशि है। इसका मतलब है कि इसकी एक प्रॉपर दिशा होती है, माइनस से प्लस की तरफ। लेकिन फ्लक्स वो तो सिर्फ बल रेखाओं की एक गिनती है ना। इसीलिए फ्लक्स पूरी तरह से एक अदिश यानी स्केलर राशि है। इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं। और आखिर में बात करते हैं विमाओं यानी डायमेंशंस की। द्विध्रुव आघूर्ण की विमा याद रखने की एक सुपर आसान ट्रिक है। बस LTA याद कर लीजिए, काम खत्म। फ्लक्स की विमा थोड़ी सी लंबी होती है, m L³ T-3 A-1। इसे बल, आवेश और क्षेत्रफल की विमाओं से निकाला जाता है। इन दोनों को फिंगरटिप्स पर रखने से एग्जाम में आपका काफी टाइम बच सकता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमने कई फॉर्मूले और परिभाषाएं देखीं, लेकिन खत्म करने से पहले जरा इस बात पर विचार कीजिए। अगर हमारे आसपास दिखने वाले ये सारे बड़े बड़े बल केवल इन छोटी छोटी अदृश्य अंतःक्रियाओं का ही रिजल्ट हैं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि यही वैद्युत फ्लक्स एक छोटे से परमाणु से लेकर ब्रह्मांड की विशाल आकाशगंगाओं तक हर चीज के व्यवहार को कंट्रोल कर रहा है? इन सूक्ष्म नियमों को समझना ही तो हमारे इस पूरे भौतिक संसार के रहस्य खोलने की चाबी है। खैर, इस रोमांचक विचार के साथ हम आज का विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। ऐसे ही जिज्ञासु बने रहिए और सीखते रहिए।